हेलो फ्रेंड्स, आज की वर्चुअल क्लास की इंग्लिश की 9th कक्षा में आप सभी बच्चों का मैं अर्चना अली स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, और आपको हमने ये भी बताया था कि सेंटेंस अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण माध्यम है। और पिछली कक्षा में हमने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, नॉट ओनली एज वेल का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो वैसे ही और भी कई प्रयोग हम लोग सेंटेंस में करते हैं और सावधानियां रखते हैं सेंटेंस। वैसे एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपको कि सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस को कई तरह से कहा जा सकता है। जैसे कि किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा, जैसे आप कहते हैं मैंने यह काम किया। दूसरा तरीका, यह काम मेरे द्वारा किया गया। तो आपने देखा बच्चों कि बात तो वही है, उसका मीनिंग नहीं बदला। और भी कई एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे राम ने रावण को मारा और रावण राम के द्वारा मारा गया। और एक एग्ज़ाम्पल जैसे और ले लें तो मोहन एक पत्र लिखता है और एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया। लेकिन आपने देखा इन सभी सेंटेंस में बात वही है, उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ। लेकिन हमारी ग्रामर कहती है कि इसमें फ़र्क है। इसमें क्या फ़र्क है, इसको बताने के लिए आज हमने एक एक्सपर्ट को अपने यहाँ बुलाया है, श्रीमती संगीता सक्सेना, आपका जाना पहचाना चेहरा। वे आपको आज बताएंगी कि इसमें क्या फ़र्क है। संगीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अर्चना। हेलो फ्रेंड्स, बच्चों, एक बार आपके लिए मैं फिर से एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, हमारी कक्षा में हमने पिछली कक्षा में ये देखा था, जाना था कि एक ही बात को हम दो अलग अलग तरह से भी कह सकते हैं। जैसे हमने पिछली कक्षा में आपको नॉट ओनली एज वेल का प्रयोग करके दो बातों को एक साथ मिलाकर कहना बिना उनका अर्थ परिवर्तन किए, ये आपको बताया था। जैसे राम कविता लिखता है और राम कहानी लिखता है, तो इन दो वाक्यों को मिलाकर हमने कैसे बताया था आपको कि राम कहानी ही नहीं कविता भी लिखता है। तो अर्थ तो वही था ना। इसी तरह से आज हम एक और नया प्रयोग आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चों, जैसे अर्चना जी ने हमें बताया था कि एक वाक्य उन्होंने उदाहरण में दिया हमको कि मोहन एक पत्र लिखता है और एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। तो इन दोनों वाक्यों में अर्थ तो एक ही है, उनका अर्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन देखिए, एक वाक्य में उनका लिखने का तरीका फ़र्क था और उनके बोलने का तरीका भी अंतर था। हमने कुछ शब्दों का स्थान परिवर्तन कर दिया था, क्रिया में भी कुछ अलग तरह से क्रिया को लिखा है। तो क्या उनमें परिवर्तन करते हैं और ये किस तरह के वाक्य होते हैं, इसके बारे में आज हम जानते हैं। बच्चों, पहली तरह का वाक्य जब अर्चना जी ने जो कहा था आपके लिए कि मोहन एक पत्र लिखता है, इस वाक्य को यदि हम अंग्रेज़ी में लिखें तो क्या होगा वाक्य? हम टेंसेस और ट्रांसलेशन बच्चों पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन एक पत्र लिखता है। ये सेंटेंस, चूँकि हम ट्रांसलेशन और टेंसेस पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं कि ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पत्र लिखता है, ये क्रिया क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। इसे जब हम और प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वाक्य होगा मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन राइट्स अ लेटर। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के कारण वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया और एस इसलिए लगाया इसमें क्योंकि ये थर्ड पर्सन एक वचन है। कर्ता हमारा थर्ड पर्सन में है और एक वचन में है, इसलिए हमने इसमें क्रिया में एस लगाया। अब इसी बात को मोहन एक पत्र लिखता है, इस बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। मैं आपको दूसरे तरीके के लिए दूसरे रंग का इस्तेमाल करके बताती हूँ जिससे आपको भेद इनका स्पष्ट दिखाई दे। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा
जाता है। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। बच्चों इस वाक्य में देखिए, आप ध्यान दीजिए कि पत्र भी एक है, काम किसके द्वारा हुआ? मोहन ने। पहले वाक्य में भी मोहन ने ही काम किया था, इस वाक्य में भी मोहन के द्वारा ही काम हुआ, तो पत्र भी एक ही लिखा गया, काम भी मोहन ने किया। और हमारी क्रिया देखिए, क्रिया पर विशेष ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ भी क्रिया हमारी प्रेजेंट में ही है और यहाँ भी क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, लेकिन दोनों के लिखने में फ़र्क है ना। यही फ़र्क हम अंग्रेज़ी में भी करते हैं, लिखते वक्त उनको कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे? अ लेटर इज़ written by मोहन। A letter is written by मोहन। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। बच्चों हमने इसमें परिवर्तन 3 किए हैं। देखिए पहले तो हम देखिए इनमें फ़र्क क्या है। पहला वाक्य है मोहन एक पत्र लिखता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। मोहन इज़ द डूअर। मोहन, और मोहन ही कार्य को कर रहा है। कार्य क्या है? लिखने का। लिखने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन। इट मीन्स द सब्जेक्ट मोहन इज इन एक्शन। यानी कोई भी काम मोहन के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल। दूसरा वाक्य में वही बात आ गई आपकी, जो आपने कहा, जो आप कहना चाह रही हैं कि दूसरे वाक्य में भी कार्य देखिए मोहन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है पत्र, एक पत्र, ऐसा लग रहा है कि एक पत्र, ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मोहन के द्वारा लिखा जा रहा है। तो जो पहला तरीका है जिसमें हम सीधे तरह से सब्जेक्ट को पहले स्थान पर रखकर बात को कहते हैं, इस पहले तरीके को हम कहते हैं, ये पहला तरीका जो है बच्चों, इस तरीके से वाक्य को लिखने को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और दूसरी तरह से जब हमने ऑब्जेक्ट को रिसीवर बना दिया सब्जेक्ट के एक्शन का, तब हम उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। इस तरह से वाक्य के लिखने को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में भी बता देती हूँ बच्चों आपको। एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम कहते हैं कर्तृवाच्य, और अंग्रेजी में पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब बच्चों इन वाक्यों में परिवर्तन करते समय आपने देखा क्या क्या परिवर्तन हुए। हमने वाक्य में 2-3 जगह परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन, तो एक बार हम वाक्य को फिर से ध्यान से देखते हैं। पहला परिवर्तन हमने क्या किया था कि हमने मोहन जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हम कहाँ ले गए थे? देखिए, दिस वॉज अवर सब्जेक्ट मोहन। हमने इसको पैसिव वॉइस में लिखा तो हम कहाँ ले गए इसको? पीछे। मोहन, जगह बदल दी हमने इसकी। दूसरा परिवर्तन हमने क्या किया? सब्जेक्ट के पहले क्या लगा दिया? बाय, के द्वारा। और उसके बाद उसका परिवर्तन, एक चीज़ का और स्थान परिवर्तन किया है हमने, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो यहाँ लिखा था पत्र, उसको हम कहाँ ले आए? आगे, सब्जेक्ट के स्थान पर अ लेटर। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने क्या किया? राइट्स, वर्ब, इसको हमने बदल दिया इज रिटन। राइट को हमने काहे बदल दिया? इज रिटन। यहाँ ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन हमने इसके लिखने के रूप में परिवर्तन किया है। तो परिवर्तन करते समय किन किन सावधानियों को रखना है, इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इन विशेष बातों की ओर ध्यान देते हैं। तो बच्चों हम कुछ और उदाहरण आपको देकर समझाते हैं कि किस तरह से हम इनका परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले तो इनका परिवर्तन करते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, एक एक करके हम देखते हैं। बच्चों पहला परिवर्तन जो हम करते हैं, पहली ध्यान देने योग्य बात क्या है? पहली ध्यान देने योग्य बात क्या है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे वो परिवर्तन हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह, कर्ता की जगह में आ जाता है। जी बिल्कुल, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह अर्थात वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं। दूसरी बात,
अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, तो सब्जेक्ट को हम कहाँ ले जाते हैं, इसी के अंतर्गत कि सब्जेक्ट कहाँ आता है, सब्जेक्ट कम्स इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हम ले जाते हैं। बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगी कि आप अपनी कॉपी में ये सावधानियाँ ज़रूर नोट कर लें, जिसमें आप जब ये सेंटेंस को चेंज करें तो आपके ध्यान में रहे, आपके दिमाग में रहे कि हमें सेंटेंस को बदलते टाइम क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं। यानी ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट की जगह में आ जाता है। जी हाँ। ये मैडम ने बताया कि ये पहली सावधानी है, तो जी इसे हाँ। आप नोट कर लीजिए। और जब हम बच्चों, एक ध्यान यहाँ और देना कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर पीछे ले जाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले, जब हम पीछे ले गए हैं सब्जेक्ट को, तो जो हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट था उसके पहले हम बाय, बाय का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर पीछे ले जाएंगे तो उसके पहले हम बाय लगाएंगे। दूसरा परिवर्तन होता है क्रिया में, यानी वर्ब में। तो बच्चों, आज हम आपको वर्ब के प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों के बारे में पैसिव में बदलकर कैसे लिखते हैं हम क्रिया को, ये बताएंगे। ये आपके कोर्स में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म। यदि ये एक्टिव वॉइस में लिखा हो तो हम पैसिव वॉइस में इसको बदलकर इज, एम या आर के साथ इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं, क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। जब एक्टिव वॉइस में क्रिया फर्स्ट फॉर्म में दी हो, फर्स्ट फॉर्म हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो इज, एम या आर के साथ उसी क्रिया का हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। बच्चों, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है यहाँ पर, जिसकी हमें सावधानी रखना है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं तो ये जो इज, एम और आर है ना, इज एक वचन के साथ आता है, एम आई के संग यानी फर्स्ट पर्सन एक वचन के साथ आता है, और आर बहुवचन के कर्ता के साथ आता है। तो इन तीनों को हम अब ऑब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। ये इज, एम या आर, इन तीनों का नंबर और जो ऑब्जेक्ट का नंबर होगा उसके अनुसार ही निर्धारित होगा। पहले वाक्य में यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन था तो हम एक वचन की क्रिया हम लिख सकते हैं, और यदि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे तो हमें एक वचन या बहुवचन का रूप लिखने से पहले हमें ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा कि ऑब्जेक्ट यदि हमारा एक वचन का है तो हम इस का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट यदि हमारा फर्स्ट पर्सन एक वचन है तो एम लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट यदि हमारा बहुवचन है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये तो हुआ बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे राम किल्स रावण। संगीता जी, मैं चाहूंगी कि इसका उत्तर मैं दूं आपको। बिल्कुल, स्वागत है आपका। जिस क्रम में हमने बच्चों को बताया है अर्चना जी, इसी क्रम में आप वाक्य करके दिखाएं हमारी बच्चों की तरफ से। बच्चों, हमें संगीता जी ने दिया राम किल्स रावण जी। तो उन्होंने पहली सावधानी बताई थी कि हमें सब्जेक्ट को पहले, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रावण। अर्चना जी, मैं एक बार स्पष्ट लिख देती हूँ बच्चों को एक अलग से पेज पे। राम किल्स रावण। जी, तो रावण इज रावण। सबसे पहले हम रावण को लेकर आए। रावण क्या है, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट था। ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारी अर्चना जी ने इसको सबसे पहले लिख दिया। अब हमें इस सब्जेक्ट की जगह लाना है ना, तो हमने इसे आगे लिख दिया रावण। रावण इज किल्ड बाय राम। ठीक है ना संगीता जी? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही किया आपने। देखिए बच्चों, राम किल्स रावण,
ये वाक्य राम रावण को मारता है, ये वाक्य एक्टिव वॉइस में था। जब हम इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आए, रावण। अब क्रिया में दूसरे नंबर पे हम वर्ब को लिखना है। वर्ब क्या है हमारी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म को बदलकर हम इज, एम या आर के साथ थर्ड फॉर्म करते हैं। अब देखिए इज, एम, आर में से हम क्या लगाएंगे, ये देख सावधानी रखने के लिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है रावण, रावण क्या है, थर्ड पर्सन एक वचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें, इज। एक वचन होने के कारण ही हमने इसमें इज का प्रयोग किया है। और उसके बाद किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, किल, किल्ड, किल्ड। तो क्या क्रिया क्या हो गई हमारी, इज किल्ड, रावण इज किल्ड। सब्जेक्ट क्या था हमारा, राम, तो हम राम को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले गए पीछे, राम, लेकिन उसके पहले हमने बाय भी लगाना है, तो हमने बाय लगा दिया। वाक्य क्या बन गया पूरा, राम इज किल्ड बाय, रावण इज किल्ड बाय राम। अर्चना जी एक वाक्य और आप करके बताइए हमारे बच्चों के लिए। जी, बॉयज फ्लाई अ काइट, बॉयज फ्लाई अ काइट। तो फिर वही शर्त लागू हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, कि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो यानी बच्चों पहले क्या आएगा, काइट, अ ठीक है ना? काइट। जी हाँ, हमारा ऑब्जेक्ट था इस वाक्य में अ काइट। जी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अ काइट। काइट। फिर अ काइट इज फ्लोन। वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जी, इसलिए हम इसे इज, एम या आर के साथ लगाएंगे। थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। जी, काइट एक है, एक वचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इज। और फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय, बाय, अ काइट इज फ्लोन बाय द बाय द बॉयज। देखिए हम यहाँ सब्जेक्ट को पीछे ले आए और उसके पहले हमने बाय भी लगाया। तीनों शर्तें पूरी हो रही ना बच्चों। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाए, फिर हमने क्रिया को नंबर और पर्सन के अनुसार बदल कर लिखा, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट के पहले बाय लिखा और सब्जेक्ट को अंत में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। वाक्य बन गया, अ काइट इज फ्लोन बाय द बॉयज। वैसे भी संगीता जी हमारे बच्चे पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं टेंसेस के बारे में। जी हाँ, इसीलिए जो आपकी दूसरी शर्त है वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये हमारा रिपीटिशन है टेंसेस का। हम लोग इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, यही प्रयोग आप बता रही हैं, तो हमारे बच्चे हाँ। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे आप एग्जाम्पल्स के द्वारा कुछ और एग्जाम्पल्स दें। अर्चना जी हमारे बच्चों के कोर्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट भी पैसिव वॉइस में करने के लिए आता है। तो हम एक पार्ट भी है उनके कोर्स में, एक लेसन है रिवर्स एंड डैम्स, उसमें इस स्ट्रक्चर का यानी प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का कई बार प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों। तो अभी तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को परिवर्तित करके देखा पैसिव वॉइस में। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो क्रिया में क्या क्या परिवर्तन करेंगे। पहले तो हम देखें, हम जान चुके हैं, पहले ही सीख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया का रूप क्या होता है, हैज़ या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हैज़ या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज़ या हैव तो रहेगा, लेकिन अब हम इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित करेंगे। इसमें हम बीन लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। एक वाक्य के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह से परिवर्तन करेंगे, क्या क्या परिवर्तन करेंगे। राम हैज़ written a letter. Ram has written a letter. This sentence is in active voice and now we have to change it in passive voice. So what should we do first? हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी अ लेटर को आगे लेकर आएंगे। अ लेटर, यानी इसमें भी वही बात हो रही है संगीता जी। जी जी बिल्कुल। इसमें भी हम केवल टेंस का परिवर्तन हुआ है। एक्टिव से पैसिव में बदलने के समय
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन के नियम हर टेंस के हर प्रकार में एक जैसे ही रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। केवल हम क्रिया को टेंस के अनुसार और क्रिया वचन के अनुसार परिवर्तित करते जाते हैं, जिसको हम करस्पॉन्डिंग टेंस कहते हैं। उसके नियम हमें ध्यान रखने होते हैं। तो अ लेटर हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा। अब हमने वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है बच्चों? हमारी हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो जब हम पैसिव में लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये हमने पहले देखा था, हैज़ या हैव के साथ बीन एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेटर एक है, एक वचन है, अ लेटर एक वचन है, तो हम हैज़ या हैव में से क्या लिखेंगे? हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़, हैज़ एक वचन के साथ आता है, हैज़। उसके बाद बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रिटन ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको लिखेंगे। अब हमें लिखना है बाय सब्जेक्ट। बाय सब्जेक्ट क्या था हमारा? राम। सेंटेंस बन गया अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय राम। यानी पहली शर्त तो संगीता जी वहीं की वहीं रही, यानी बिल्कुल। उसमें कुछ चेंज नहीं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है। तो हाँ। बच्चों ये तो बहुत आसान हुआ। सिर्फ थोड़ा सा दूसरा जो एक आध सेंटेंस अगर मैडम अगर आप और बताएंगी तो बच्चों के दिल में जो शक पैदा हो रहे हैं और जो डिफरेंस हैं दोनों में वो भी क्लियर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। एक और बच्चों उदाहरण देती हूँ आपको। मिस्टर गुप्ता हैज़ टॉट हिंदी। मिस्टर गुप्ता हैज़ टॉट हिंदी। ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में और साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। यहाँ पर जो करता है वो एक्शन में है और उससे पहले लिखा गया है, तो हम जान सकते हैं कि ये वाक्य एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है। अर्चना जी, अब हमने जो बच्चों को नियम बताए थे उनके आधार पर किस क्रम से हम इसका परिवर्तन करेंगे, कृपया एक एक करके बताएं। यानी ऑब्जेक्ट जो है, फिर बच्चों मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि जो इस सेंटेंस में मैडम ने ऑब्जेक्ट दिया है वो फिर सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है इस वाक्य का हिंदी, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हिंदी। हिंदी, जी हाँ। हिंदी हैज़ और थर्ड फॉर्म दिया है, उसको जब जी हाँ। बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? Has been। हमने यहाँ हैज़ क्यों लगाया अर्चना जी? क्योंकि हिंदी हमारा एक वचन ही है, जी इसीलिए। हाँ। जी हाँ। ये बच्चों बहुत ध्यान रखने बात है कि जब आप ये चेंज करें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वह किस उसमें है, किस वचन में है, तो वचन का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा और ये बहुत ही आसान है। जी, हिंदी हैज़। अब हमें इसमें साथ ही बीन का प्रयोग करना है। बीन, टॉट इज ऑलरेडी द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हिंदी हैज़ बीन टॉट। अब हमें लिखना है बाय सब्जेक्ट। बाय मिस्टर गुप्ता जो कि सब्जेक्ट है। जी, बाय मिस्टर गुप्ता। बच्चों, इस तरह के प्रयोग आपकी परीक्षा में एक और तरह से भी पूछे जाते हैं। नियम वही हैं, वर्ब को बदलने के और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन के नियम वही रहते हैं, लेकिन ये तो एक तरीका हुआ कि एक्टिव वॉइस में वाक्य लिखा हुआ और आपको उसे पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना होगा। लेकिन एक और तरह से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आपको करके बताते हैं कि आप किस तरह इस तरह प्रश्न यदि आ जाए परीक्षा में तो आप उन्हें हल कैसे करेंगे। क्रिया का सही रूप भरने के लिए भी आता है, खाली स्थान में क्रिया का सही रूप भरने के लिए भी आता है। जैसे एक वाक्य आपके लिए दिया है, मैनी कॉपीज, फिर खाली स्थान, उसके बाद ऑफ दिस बुक, और हमें यहाँ पर सेल क्रिया को पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट में भरना है। ऐसा बच्चों आपको दिया रहता है कि फिल द ब्लैंक, फिल इन विथ सेल इन पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट, कि प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव फॉर्म की सेल क्रिया का सही रूप यहाँ भरना है। तो
तो हम देखेंगे मैनी कॉपीज़, और सेल क्रिया का रूप भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट भरना है और पैसिव वॉइस भी भरना है। तो क्या करेंगे हम, हैज़, क्या हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो हमने पहले बताया था आपको कि क्या करते हैं हम, हैज़ बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले हैज़ या हैव में से चयन करेंगे। मैनी कॉपीज़, ये एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है जी, बिल्कुल बहुवचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें, मैं एक बार और लिखती हूँ वाक्य को, मैनी कॉपीज़, हम हैज़ या हैव में से हैव का प्रयोग करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ मैनी कॉपीज़ हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार ये बहुवचन में है और इसके अनुसार हमने हैव का प्रयोग किया है, हैव, और उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे और सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड। मैनी कॉपीज़ हैव बीन सोल्ड ऑफ दिस बुक। तो यदि बाय लगा होता है सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट लिखा है तो भी आसान है, और नहीं लिखा है तो भी आपको दिया होगा कि पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट में भरना है या पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरना है, तो आप उसके अनुसार वाक्य में क्रिया का सही रूप भी भर सकते हैं। तो बच्चों, मैडम ने बताया कि ये आपको एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी आ सकता है। जी हाँ, तो बच्चों एक बार हम आपको दोहरा देते हैं कि क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। सबसे पहले जब हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर यानी क्रिया के बाद में ले जाते हैं तो हम उसके पहले बाय का प्रयोग करते हैं। दूसरी सावधानी हमको क्या रखनी है कि जब हम वर्ब को परिवर्तित करें तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है आगे लाकर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा है, उस ऑब्जेक्ट के नंबर क्या है, किस वचन का है, वो एक वचन है या बहुवचन है, और किस पर्सन का है, इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण करेंगे। जो हम थर्ड फॉर्म के साथ वर्ब लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण हम ऑब्जेक्ट के वचन और पर्सन के अनुसार करेंगे। बस ये दो सावधानियां बच्चों रखनी है हमें करते समय, और हमें आशा है ऐसी कि आज के पाठ से आप निश्चित लाभान्वित हुए होंगे, और इसी तरह के अभ्यास आप अपनी कक्षा में अपने अध्यापक के माध्यम से करें तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त होंगे। तो देखा बच्चों, आज मैडम ने इतना इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको बताया वो एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी, बोलने में भी हम लोग किस तरीके को, एक ही वाक्य को, एक ही बात को दो तरीके से किस तरीके से कहते हैं कि उसका मीनिंग बदलता नहीं है, बात वही रहती है, ये इतना इम्पॉर्टेंट बताया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ अपनी तरफ से और बच्चों की तरफ से। नमस्कार। नमस्कार।